सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार और गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वाकई आज बहुत एक पवित्र दिन है और ये प्रकृति से और हमारे जो धार्मिक चीजें हैं उनसे जुड़ा हुआ त्योहार, हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। जीवनदायी है गंगा, तो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। वैसे भी नदियां जहाँ जहाँ चलती हैं साथ साथ पूरा जीवन चलता है, क्योंकि जहाँ पर पानी होता है जीवन वहीं तो बसता है ना। तो लेकिन बसता तो है, लेकिन हमारे साथियों का तो जो कहना दिल वहाँ बसता है कि आज सखी सहेली में क्या क्या है। तो गंगा की बात है तो आज नदियों की बात भी हो जाएगी, वो है गीत मंजरी का विषय। तो गीत मंजरी का विषय है नदी, और हम लेकर आज हाजिर हैं एक खास विषय, यानी कि इंटरनेट और हमारे बुजुर्ग। बिल्कुल, क्योंकि जहां हमारी नई पीढ़ी इस चीज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, तो जो बहुत सारे बुजुर्ग हैं अभी तक इससे अनजान है, यूं तो उन्होंने भी इसे हाथ मिला लिया है। उनके लिए भी एक बहुत उपयोगी चीज है। उपयोगी भी है, और कितना इस्तेमाल करें और आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आप खुद बताएं कि आप वाकई इसका कितना प्रयोग करते हैं और कितना सहायक है आपके लिए, और कितना बचना है, ये तो सभी के लिए वही है ना। बुजुर्गों के लिए खास नहीं है कि आप ही को बचना है, सभी को बचना चाहिए। और बुआ मंगलवार का दिन है तो कुछ नुस्खे की बात भी हो जाती है, जिसमें फायदे क्या है, नुकसान क्या है, किसी एक विषय पर हम बात करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है या जो हमने चुना है वो है तरबूज। हम देख रहे हैं तो इतना बड़ा सा तरबूज लेकर आई हो, तो इतना बड़ा विषय है कि वो तो आया ही है साथ में। हमें लगता है फलों में सबसे बड़ा यही होता है। हाँ, और इसीलिए तो मिल बांट के खाया जाता है तरबूज, क्योंकि एक अकेला नहीं खा सकता उस चीज को। खा ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, गीत हम भी जो है वो भी अकेले नहीं सुन सकते, उसको भी मिल बांट के ही सुनेंगे।
बिल्कुल सही बात ही तो है वो कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो जैसे बाकी बहता पानी है, वही है। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं ना कि मानो तो देवता, नहीं मानो तो पत्थर है। तो यही मान्यता की बात है। लेकिन मान्यता जो है वो हमारे पूरे जीवन में, हमारे जनमानस में रची बसी है गंगा। और ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्षमी की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाते हैं। और पौराणिक कथाएं जो हम सुनते आए हैं उनके अनुसार राजा भागीरथी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ धरती पर इसी दिन अवतरित हुई थी। भाई उनकी तपस्या तो ऐसी थी कि अभी भी कहते हैं जो बहुत प्रयास करता है, बहुत शिद्दत से कोई काम करता है तो कहते हैं भगीरथ प्रयास है इनका। हाँ बिल्कुल, गंगा ले आओगे क्या, ऐसे कहा गंगा ले आओगे क्या, मतलब एक मुहावरा बन गया है। और जैसे कि वो कहते हैं ना कि भीष्म प्रतिज्ञा, वैसे ही एक ये भी है इस तरीके की जो कहावत है ना। और वो ना ये एक पवित्र नदी है बल्कि इसे हमारे देश का दिल भी कहते हैं। अच्छाई और शांति का प्रतीक है गंगा नदी। और इसके जो बहता हुआ पानी है उसमें हजारों दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। और देश के बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। खास तौर पे जो गंगा के किनारे बसे हुए शहर में हरिद्वार है, प्रयाग है, वाराणसी है, वहां तो इतनी धूमधाम और उत्सव होगी आज के दिन कि देखते ही बनता है। वैसे उद्गम की बात करें तो गढ़वाल में हिमालय के गोमुख से निकलती है गंगा। गंगोत्री हिमनद है जो 3140 मीटर ऊंचाई पर है। और ये जो है नंदा देवी और कामत पर्वत और त्रिशूल पर्वत का ये हिमनद होता है जिसका हिम बहकर आता है। तो इस तरह से ये आगे चलती हैं। फिर उसके बाद छोटी छोटी और भी धाराएं हैं इसमें जो जुड़ती हैं। उसमें 6 छोटी धाराएं हैं, 5 सहायक नदियां हैं। इन सब का भी बहुत महत्व है। फिर अलकनंदा हो जाती हैं, फिर सहायक नदी धौली, विष्णु गंगा और मंदाकिनी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं तो देखो अलग अलग नाम है। मंदाकिनी हो जाती है, फिर कर्णप्रयाग में अलकनंदा का कर्ण गंगा या पिंडरी नदी से संगम होता है। फिर ऐसे आगे बढ़ती हैं, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती हैं। फिर इसी तरह से आगे आते आते जहां हम सामान्य में कहें कि उत्तर प्रदेश में आते आते जलधारा जो है गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। और 5 प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत लंबा रास्ता तय करती हुई गंगा आती है, बहुत ऊंची नीची पहाड़ियों से बहती हुई। कहीं बहुत तेज प्रवाह होता है, कहीं सामान्य हो जाता है ना। बिल्कुल जरूर, हमारे जो सुनने वाले हैं अगर वो गंगा नदी के किनारे गए हैं तो देखा होगा वहाँ लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें पड़ी रहती हैं ताकि अगर आप गंगा में स्नान कर रहे हैं तो वो जो बहुत तेज प्रवाह है वो आपको बहा के ना ले जाए, इसलिए उन चेन को पकड़कर उन कड़ियों को पकड़कर फिर डुबकी लगाते हैं। जी, ये ऋषिकेश वगैरह जगह की बात है ना। और ये सिर्फ एक भारत की नहीं दुनिया भर की पवित्र नदियों में एक कहलाती है। और गंगा के जो निर्मल तट हैं और पावन जल पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा। और विज्ञान की सारी हर कसौटी पर ये जल जो है खरा उतरा है। और विज्ञान ने भी इस मान को माना है कि इस जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता भी है और ये जल हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है। जी हाँ, बहुत सारे प्रदूषण के बाद भी। लेकिन प्रदूषण अब जब आता है ना कि किसी भी चीज की अति हो जाती है तो प्रकृति भी क्या करे, कुछ ऐसा ही गंगा के साथ भी हो रहा है। प्रदूषण इस हद तक बढ़ रहा है कि अब वो जो पवित्रता है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, या उसमें जो स्वयं को शुद्ध करने की जो शक्ति है वो जाहिर है कि हमने बता दिया कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो कम कर दिया है। तो भाई इस संकट पे हमें समझना होगा, सोचना होगा। बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं, घाट, जहाँ पर मना किया जाता है कि आप कपड़े ना धोएं, साबुन ना लगाएं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। और इतना लंबा चौड़ा पाठ है गंगा का कि आप कहाँ तक रोकेंगे लोगों को। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ना। कपड़े धोने की मना के, इसी तरह से अगर उसके किनारे पे कोई कल कारखाने ऐसे बने हुए हैं जिनसे निकलने वाला धुआं या केमिकल अगर उसे दूषित कर रहा है तो उसे भी रोकना बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे दैनिक जीवन में पानी का तो सबसे बड़ा महत्व है। अगर पानी का संरक्षण ही नहीं करेंगे तो जीवन अशांत होगा, मन अशांत होगा। बिल्कुल, जल ही जीवन है कहा भी जाता है ना। चलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें।
हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की, हिमालय ने भी चूमे हैं इनके कदम। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह फेर लिया, साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह फेर लिया। और कभी जब गम की जलती धूप ने हमको घेर लिया, तो इनके ही कदमों में झुक गए हम। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। एक प्रवाह की तरह हम भी बह रहे हैं बुआ, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अंतराल का समय हो गया है। तो ले लेते हैं। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं और तरबूज लेकर ढेर सारा। बिल्कुल तरबूज पहले लेकर पहले पानी पिलाओ, कितना गला सूख रहा है पता है चंचल, है ना? जब तरबूज है तो पानी की कहाँ जरूरत है, तरबूज में होता ही पानी है, बहुत सारा अरे पानी लेकिन है। पानी तो पानी है ना। अब लेकिन तरबूज खा लो तो हाँ प्यास कम लगती है, ये बात तो जरूर है। बिल्कुल, बार बार जब गला सूखता है ना ऐसे गर्मी में, जैसे आपने कहा भाई गर्मी लग रही है पानी पिलाओ, तो जब बार बार गला सूखे तो गला तर करने के लिए एक अच्छा विकल्प है ना बुआ तरबूज। और ये सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, थोड़ी थोड़ी भूख को भी शांत कर देता है। हाँ उस समय शांत करता है लेकिन तुरंत पच भी जाता है, पता है। और अन्य फलों की तुलना में बहुत बड़े आकार का होता है और 2 रंग होते हैं, अंदर से लाल बाहर से हरा, और 90% पानी होता है। ये तो हमारे सुनने वाले भी जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा पानी है। और कहते हैं कि लगभग 5000 साल पहले मिस्र में पहली बार तरबूज की फसल उगाई गई थी। जी हाँ, कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर तरबूज शरीर से जुड़ी हुई कई समस्याओं को दूर करने का काम करता है। इसमें फाइबर है, पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए, सी और बी से समृद्ध है। लेकिन इस फल को सबसे ज्यादा खास इसमें मौजूद जो है वो लाइकोपीन नामक जो तत्व है वो इसको खास बना देता है, एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और इसीलिए जो तरबूज है ना जो गहरे लाल रंग का होता है। आपने जैसे कहा कि बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है, फायदेमंद है, तो जो हृदय से जुड़ी हुई समस्या है उसके लिए तरबूज बहुत फायदेमंद है। इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसे साइट्राइन कहते हैं, और धमनियों में जब प्लाक जमता है तो उस समस्या को ही रोकता है। और पाचन को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए तरबूज मदद करता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और पाचन से जुड़ी जो अन्य समस्याएं, कब्ज, डायरिया, गैस, उनको भी
दूर कर सकता है। क्या बात है। तो भाई खाना चाहिए, वैसे तो प्यास कम लगेगी, ये बहुत अच्छी बात है। अब जब फाइबर इसमें है तो एक बात हमारे साथी खुद ब खुद समझ रहे होंगे कि वजन भी कम करेगा, है ना। और जो सबसे बड़ी बात है, स्वास्थ्य लाभ में से सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भाई वजन कम होना चाहिए। हाँ। क्योंकि कैलोरी की मात्रा कम होती है, पानी ज़्यादा होता है, और इसके साथ साथ शरीर को ना डिटॉक्सिफाई करने में सहायक होता है। स्वाद बहुत अच्छा होता है इसका ना, थोड़ा सा अगर मीठा मिल जाए तो क्या बात है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत ये पेट भी भर देता है, और जैसे आपने कहा कि डिहाइड्रेशन की समस्या को ये खत्म करता है, यानी कि हाइड्रेट रखता है बॉडी को, और इसमें पानी की अधिकता है, इसीलिए ऐसा काम करता है, और पेट को भी ठंडा रखता है। और जब हमें गर्मियों में लू लगने की समस्या हो जाती है, तो क्योंकि ये निर्जलीकरण का काम कर रहा है तो उससे बचाव हो जाता है, और जो हीट स्ट्रोक यानी जो लू लगती है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा नहीं आता। बिल्कुल। और जैसे कि हम लोग ने जिस उसकी बात की थी कि लाइकोपिन जो इसमें वो होता है भरपूर मात्रा में, इससे कहते हैं कि कैंसर से भी बचाव करता है, तो इसके फायदे समझ ही गए बहुत ज़्यादा है। और भी अध्ययन से ये भी पता चला है कि इसमें जो साइट्रोलाइन जो है वो मांसपेशियों के दर्द को भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन सी बहुत ज़्यादा इसमें होता है, इसीलिए ये हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ा देता है। और विटामिन B6 भी होता है इसमें, जो कि एक एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में बनती है उसका उत्पादन करता है। तो भाई इसमें ये भी कहते हैं कि अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत कारगर साबित होता है जो इसमें गुण है। इसके साथ साथ इसका जो गुण है विटामिन ए से जो भरपूर है, इससे जाहिर है कि हमारी आंखों के लिए बहुत कहता है ज़रूरी विटामिन है विटामिन ए। तो जाहिर है कि हमारी जो रोशनी है आंखों की वो भी अच्छी रहेगी अगर फिर इसमें जो तत्व हैं बुआ, वो जो रक्तचाप की समस्या है उसमें भी बहुत फायदेमंद है ये। और कोलेस्ट्रॉल इसमें क्योंकि नहीं होता है या ना के बराबर होता है, तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं यानी कि जिनको मधुमेह है वो इसे ज़रूर खा सकते हैं। और ज़रूरी सबसे बात यह है कि इससे पहले एक चिकित्सकीय सलाह ले लें, इसे किसी औषधि की तरह, दवाई की तरह नहीं खाना है। हाँ, ये बात तो है। सामान्य तौर पर हमने बार बार कहा है कि ये हम सामान्य चीज़ें बता रहे हैं, जैसे कि स्कर्वी या हड्डियों में दर्द में आराम देता है, तो इसका मतलब नहीं कि अब आपको दर्द है तो आप यही केवल खाएं और सोचें ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। विटामिन ए है तो हड्डी के विकास में भी बढ़ावा देता है, तो बच्चों को भी खूब खिलाना चाहिए। दांतों की सुरक्षा के लिए भी अच्छा है, तो समग्र रूप से देखें तो एक अच्छा फल है। एक इसमें क्योंकि फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, विटामिन ए है, आयरन जैसे ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, तो एक गर्भवती स्त्री वो भी इसका सेवन कर सकती है। और इसके अलावा त्वचा के लिए फायदेमंद है, बालों के लिए खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि स्किन को हाइड्रेशन चाहिए, मॉइस्चराइजर चाहिए, तो उसका काम कर देता है ये। क्या बात है। अच्छा, इसको काटने के लिए भी तो एक मतलब अलग तरीके की कला चाहिए, और जब आप बैठ के ढेर देर तक काटते हैं तो तनाव से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वहीं व्यस्त हो जाते हैं आप, क्योंकि बहुत समय लगता है इसको काटने में और बीज निकालने में, तो तनाव मुक्त करता है। वैसे मतलब अपने पोषक तत्वों की वजह से भी तनाव मुक्त करता है, लेकिन काटने की वजह से भी कम करता है, पता है। और वो मान लीजिए कि अगर सदस्य घर में कम है, तरबूज का आकार बहुत बड़ा है, तो वैसे तो कोशिश करें कि अगर फल कट चुका है तो उसको तुरंत ही खत्म करें, लेकिन ज्यादा देर तक इसको रखना उचित नहीं है। नहीं तो बिल्कुल खत्म करें, नहीं तो अड़ोस पड़ोस में बांट दें। पहले तो देखो फ्रिज नहीं होता था, तो हम लोग यही करते थे कि जब किसी घर में तरबूज कटता था तो आधा तुरंत किसी और के घर में दे दिया जाता था। और पहले बहुत बड़े बड़े आते भी थे, अब तो हर साइज छोटे आने लगे। और फिर भी अगर बड़ा आ गया है, आप नहीं चाहते हैं कि इसे फ्रिज में रखें, तो एक कपड़ा गीला करके भी इस पर ढक सकते हैं जी। और बिल्कुल ये एक गुणकारी फल है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इसका सेवन किया जाए तो कहते हैं कि हाइपरकैलेमिया, इससे आप प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए कितना खाना है इसका भी ध्यान रखें। और इसे फल और सब्जी दोनों रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो लाल भाग है उसे हम फल के रूप में खाते हैं, और जिसका सफेद हिस्सा है उसकी सब्जी बनाकर भी खाई जाती है। बहुत अच्छी लगती है, लौकी जैसे सब्जी बनती है, थोड़ी मिठास होने की वजह से स्वाद और अच्छा लगता है, तो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करें। और देखो वैसे भी इसमें इतना पानी होता है कि आप बहुत ज्यादा खा भी नहीं सकते, है ना, भर जाता है पेट। भले थोड़ी देर बाद जल्दी भूख लगती है, लेकिन उस समय पेट भर जाता है। लेकिन गीत ऐसी चीज है कि इससे हमारा पेट कभी नहीं भरता। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है।
देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे के बने ये नजर जुबां कैसे के बने ये जुबां नजर कैसे, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं, वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं, जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। बहुत सुंदर गीत था। हाँ, गीत तो बहुत सुंदर था, लेकिन हम तो तरबूज में ही घूम रहे थे, इतना बड़ा था। और वही है कि जब चाहो तब लाल निकले ये जरूरी नहीं है। इतना बड़ा था कि अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। देखो ना, सबने अपनी अपनी कुछ कुछ यादें ताजा की हैं तरबूज के माध्यम से, है ना। तो एक याद हम पढ़कर सुनाते हैं। याद नहीं, इसके बारे में लिखा है इन्होंने, तो हमारे जो एक सुनने वाले हैं लिखती हैं कि तरबूज के फायदे बहुत ज़्यादा हैं और शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए गर्मियों में तरबूज सबसे अच्छा एक माध्यम है। तरबूज शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और गर्मी में इसके सेवन से पेट दर्द, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो भाई हमारे साथियों ने भी बताया कि भाई ज़मीन पर बेल लगती है, एक लौकी के परिवार का फल है, बाहर से हरा अंदर से गहरे लाल रंग का होता है, रस भरा फल है, इसे कच्चा भी खाया जाता है। इन्होंने लिखा काले सफ़ेद बीजों को नहीं खाया जाता, इनके बीजों को अलग से निकालकर किसी सूखे मेवे के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक और साथी लिख रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु का शीतलता प्रदान करने वाला फल है, इसके प्रयोग को तृष्णा नाश हेतु भी किया जाता है। गंगा किनारे इसकी लताएं रेतों पर बढ़ती फलती हैं और हमें अपने गुणों से गर्मी का एहसास नहीं होने दिया करती हैं। वैसे चंचल बिटिया, एक बात नहीं है कि बहुत आश्चर्य लगता है, प्रकृति अजूबों से भरी हुई है, रेत में होता है, पानी भरपूर रहता है, समझ में ही नहीं आता है ना। ऐसे ही समंदर के किनारे ये नारियल का पेड़ होता है, पता नहीं कहाँ से इसमें पानी भर देते हैं भगवान। बिल्कुल, और बाहर से इतना कड़क है कि लगता है कि पानी अंदर गया कैसे होगा। और एक बात हुआ कि जो कुछ अपना ही फायदा देखने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस फल को भी दूषित कर देते हैं। जैसे कि इसमें मिठास ज्यादा भरने के लिए या रंग देने के लिए, आपने कहा ना कि हर तरबूज है वो लाल नहीं निकलता, तो अपने सिर्फ फायदे के लिए जो ऐसा काम करते हैं, तो हमें अपना फायदा देखना है, यानी कि हम ऐसे तरबूज को लेने से बचें। वैसे हमारे साथी ने एक हिदायत भी दी है कि तरबूज को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, इसके बीज स्वास्थ्यवर्धक पुष्टिकारक होते हैं। ये अच्छी बात आपने बताया। एक इन्होंने और भी याद किया है कि पहले बड़े बड़े तरबूज आते थे, रात में उसके बीच में से पेट को काट कर उसमें चीनी डाल दिया जाता था और अड़ोस पड़ोस में देना ही पड़ता था, क्योंकि इतना बड़ा होता था तो थोड़ा बायना लेने देने करना पड़ता था। तो अगर आपको मीठा अच्छा तरबूज देखना है तो उसकी एक ये भी पहचान होती है, मुझे बहुत पहले किसी ने बताई थी, जो बेल जब जमीन पे फैलती है तो जब नीचे वो टिका होता है तो वहां पर एक सफेद सा दाग आ जाता है, कुछ हल्का पीला सा या सफेदापन लिए दाग होता है। तो जब हम बाजार तरबूज लेने जाएं तो देखें जिसपे दाग लगा हुआ होता है ना, वो तरबूज को अच्छा माना जाता है। क्या बात है, अच्छा। हाँ, सफेद तो रहता है। हाँ, सही बात है। तो वो आप कोशिश करें ऐसा कुछ तरबूज देख कर लें, तो वो
प्राकृतिक तरीके से हो सकता है, इसमें मिठास भी मिठास ज्यादा होगी। होगी और जो रंग है वो अप्राकृतिक नहीं हो, कृत्रिम नहीं होगा। कृत्रिम नहीं होगा। वैसे भी जैसे लोग, एक ने और भी कहा था कि उसको इतना ठोक ठोक के देखते हैं कि जैसे लगता है कि उससे बातें कर रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। जो कहते हैं ना, बहुत अनुभवी लोग होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कहीं से वो ढीला है तो कड़ा है, या गल गया तो नहीं है। अगर टाइट है सब तरफ से तो यानी कि वो सड़ा नहीं है, नहीं तो अंदर से अगर सड़ा है तो उसकी आवाज बदल जाती है। और एक हमारे श्रोता हैं जिनका कमेंट हम अक्सर पढ़ते हैं, जो कि सारे विषयों को समाहित करते हुए जी। अपनी बात लिखते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि आज गीत मंजरी में नदियों से जुड़ी बातें और गीत सुनने को मिलेंगे। तरबूज के फायदे और कायदे भी हैं, जिसका पालन करना खुद के हित में है। धूप में तपा हुआ तरबूज कभी ना खाएं, डायरिया होने की संभावना इससे बढ़ जाती है। गीत मंजरी में नदी से जुड़ी हुई बातें होंगी तो बचपन की बात याद आ गई। तरबूज नदी के किनारे रेत में उगा करते थे। और जिस जगह हम मेले में जाते थे ऐसी जगह को वाड़ा कहा जाता है। तो मालिक से तरबूज लेकर हम मिलकर खाया करते थे। इससे प्यास भी मिट जाती थी और ये इतना मीठा हुआ करता था, ऐसा तो आज बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ये क्योंकि बात बिल्कुल सही है। कुदरत की जो खाद है, यानी कि जो नदियों का पानी है, जो रेत है, जो कुदरती खाद का काम करता है, और सूरज से मिलती हुई जो धूप है, हाँ, इसके तो क्या कहें। क्या कहना। अंतराल के बाद कार्यक्रम को तो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे लगता है पहले एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। सूरज
दिल सारे बगिया खिले, खिला जो मेरा दिल सारे बगिया खिले। तो भाई देखो, ऐसा है कि तरबूज की बात हम कर रहे थे जो, तो हमारे एक साथी ने अपना अनुभव साझा किया है कि वाकई बहुत दवा की तरह इस्तेमाल में आता है ये। मेरी मिसेस को 2 महीने से लगातार खांसी चल रही थी, गले में कफ आ रहा था, इलाज भी बहुत करवाया लेकिन खांसी रुक नहीं रही थी। लेकिन किसी ने बताया कि इनको तरबूज खिलाओ, उनकी खांसी बिल्कुल बंद हो चुकी है और गला भी साफ हो गया है तरबूज खिलाने से। तो ऐसे कई कारगर बड़े नुस्खे होते हैं कि दवा से जब हमें आराम नहीं मिल रहा होता है, और यही दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं कि भाई ये फल खा लो या वो सब्जी खा लो, किसी को उबाल के खाना होता है या किसी को पीस के खाना होता है, तो बड़ा फायदा होता है। हाँ। तो भाई जो हमारे घर के बुजुर्ग है ना, वो एक चलता फिरता, एक कहते हैं ना कि डॉक्टर है, खजाने उनके पास होता है चीजों का। तो देखो ऐसा है, वैसे भी मौसम का फल जो है वो खाते ही रहना चाहिए, तो बहुत सारी समस्याओं से आप वैसे ही दूर रहेंगे। तो और इन चीजों का खजाना तो बुजुर्गों के पास है, लेकिन जो नई तकनीकें आ रही हैं ये भी उन्हें जान लेनी चाहिए। जानते हैं, बहुत सारे हमारे साथियों ने देखो साझा भी किया है कि भाई पहले तो बिल्कुल इंटरनेट नहीं आता था मुझे, लेकिन जब से फेसबुक पे जैसे ये शुरू हो गया ना हमारा कार्यक्रम, तो इन्होंने लिखा है कि जब से विविध भारती फेसबुक पर आई है तब से हमने अपनी मनपसंद सखी सहेली और अन्य कार्यक्रमों को सुनने के लिए इंटरनेट चलाना सीख लिया है। पर हाँ, अब भी ऑनलाइन खरीदारी, कैश लेन देन करना नहीं आता, वैसे प्रयास करेंगे ये भी सीख जाए। तो बिल्कुल सही बात है, यही जज्बा होना चाहिए और आपका किसी भी उम्र में सीख सकते हैं और सीख भी रहे हैं बहुत सारे लोग। और हमारी शुभकामना है कि आप जरूर सीख जाएं। और जैसे इन्होंने कहा कि अभी बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, तो जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं बुजुर्ग, और बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे देखते हैं महानगरों में कि उनका परिवार आज उनके साथ नहीं है, बच्चे या तो विदेश में रहते हैं या किसी अन्य शहर में रह रहे हैं, और बड़ा शहर है तो अपनी नौकरी की सुविधा के अनुसार इससे उसी शहर में रहते हुए भी वो किसी अलग जगह पर रहते हैं। अब उनके घर में अक्सर उनकी मदद के लिए कोई काम के लिए महिला आती है जो खाना भी बनाती है, कपड़े भी धोती है, तो हमें यूं देखने में लगता है कि बड़े ठाठ से जिंदगी उनकी चल रही होगी, लेकिन उनकी असली क्या दिक्कतें हैं ये हमें बाद में पता लगता है। जी हाँ, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी लिख भी रहे हैं कि इंटरनेट की बात की जाए तो इसने हमारा रहन सहन बदल दिया है, जिंदगी के हर मैदान में ये हमारी मदद कर रहा है। लेकिन कुछ हमारे उम्र दराज लोग हैं जिनको अगर कोई काम पड़ जाता है तो वो मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में हमारा फर्ज है कि अगर किसी भी उम्र दराज आदमी को मदद की जरूरत है, उसकी मदद करना अपना फर्ज समझो, दुआ भी मिलेगी और उनका काम भी हो जाएगा। बिल्कुल तो ऐसी ही उनको मदद की जरूरत होती है कि उनके यहाँ चलिए काम के लिए मदद के तो ये आ जाती है महिला, लेकिन जब महीने के अंत में उनको तनख्वाह उनको देनी है, तो अगर उनके पास में पैसे नहीं है, उनको ऑनलाइन भुगतान करना भी नहीं आता, फिर कई बार तो ये होता है कि उनको एटीएम से पैसे निकालना भी नहीं आता। पैसे उनके पास अकाउंट में बहुत है लेकिन निकालने की बड़ी समस्या है। और कुछ खुराफाती लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं कि भाई कोई इनसे अगर हम इन्हें कुछ बहला फुसला के इनका पैसा ऐंठ लें। हाँ, तो इंटरनेट के माध्यम से देखो क्या होता है कि ऐसे ही अगर हम कहें कि अपने जो जिस पे हम खाना बनाते हैं, गैस की बुकिंग करनी है, टेलीफोन का बिल जमा करना है, ये कुछ चीज़ें ऐसी सुविधाजनक हो जाती हैं। अभी तो गर्मी का मौसम है, इसमें भी निकलना ठीक नहीं है, ऐसे में आप घर बैठे बैठे ये सारे काम कर सकते हैं जो कि मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, है ना। जैसे खरीदारी आप कहेंगे मत जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें अगर आप इंटरनेट के माध्यम से करते हैं तो वाकई जिंदगी बहुत आसान हो जाती है।
बिल्कुल, जो बुनियादी ज्ञान है सिर्फ वो आपको लेना है, ताकि अगर आपको सामान भी लेना है, अगर आप ऑनलाइन नहीं करते हैं बुकिंग इसकी, आपके घर में घर के पास में जो भी कोई स्टोर है जहाँ से आप सामान मंगा सकते हैं, तो या तो आप उसे कैश दे सकते हैं, या फिर आपको अगर ऑनलाइन भुगतान करना आता है तो वो भी एक समस्या आपको नहीं होगी। इसके अलावा क्योंकि गर्मियों के दिन है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपको इंटरनेट चलाना आ गया तो घर बैठे ही आप अपने जो सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, परिवारजन हैं, मित्र हैं, उनसे जुड़े रह सकते हैं। हाँ, जुड़े रह सकते हैं और इस तरह से जुड़े रह सकते हैं। वैसे तो कहेंगे फोन से भी जुड़े रह सकते हैं लेकिन आप चेहरा देखेंगे तो लगता है कि बिल्कुल यहीं बैठकर, सात समंदर पार क्या, सामने बैठकर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देश दुनिया की खबर भी मिलती रहेगी और सोशल मीडिया के जरिए आपको ना जाने कितने सारे मनोरंजन के और भी साधन मिल जाएंगे। आप यहीं बैठे बैठे कई सारी फिल्में हैं या जो आपके मनपसंद की और अन्य चीज़ें हैं जो मनोरंजन के साथ ज्ञान देती हैं, वो भी देख सकते हैं। उसके संग संग एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हुई है इधर, बहुत सारे साथियों ने अपने पुराने साथियों को ढूंढ निकाला इस इंटरनेट के माध्यम से। इसीलिए हमारे साथी लिख रहे हैं कि शुरुआती दौर में इंटरनेट नहीं चलाना आता था, अब थोड़ा थोड़ा सीख लिया है और पैसे का लेन देन अभी भी नहीं कर सकते। आने वाले पैसे तो आ सकते हैं लेकिन पहुंचाने वाले पैसे कैसे पहुंचेंगे ये अभी भी नहीं मालूम है। तो खैर आप सीख जाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि मतलब भर की चीज़ अगर आपने सीख लिया है तो भी अच्छी बात है ना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि शुरुआत में जब हमारे ऑफिस में इंटरनेट आया तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ये नेट यानी कौन सा जाल है। हालांकि वो डायल अप वाला इंटरनेट था जो लैंडलाइन फ़ोन से डायल के ज़रिए जुड़ा हुआ था। बाद में टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ, ब्रॉडबैंड शुरू हुआ, लैंडलाइन फ़ोन पर ही वो हमें उपलब्ध हो जाता था और अब भी होता है, जो मेरे घर के लैंडलाइन पर चल भी रहा है और वाईफाई से जोड़कर भी अब हम लैपटॉप, मोबाइल, ये सभी चीज़ें चला सकते हैं। और जब कोरोना काल था तब तो हमें इससे बहुत ही मदद मिली क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में भी ये बहुत उपयोगी साबित हुआ। बिल्कुल, वैसे ही हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मेरे बाबा जब घर में नया कंप्यूटर आया तो शुरू में तो देखते भी नहीं थे, जब रिटायर हुए तो बच्चों से पूछ कर सारा उनके काम वो सीख चुके हैं। मोबाइल भी ऑपरेट कर लेते थे, जो समझ नहीं आता था हमसे नाती पोतों से पूछते। बस सीखने की लगन होनी चाहिए, मनुष्य कोई उम्र आड़े नहीं आती, उन्हें देखकर यही लगता है ना? और बच्चे जो उन्हें मदद कर सकते हैं इन चीज़ों को सिखाने के लिए तो वो बिना झुंझलाए या बिना इस तरह से कुछ किए उन्हें सिखा सकते हैं। और साथ ही जो इंटरनेट पर फ्रॉड होते हैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी उनको ज़रूर दें ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
नगर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। क्या बात है। तो भाई ये जीवनदायी नदियां जो हैं, इनकी धाराएं हमें चलना सिखाती हैं, अनवरत चलते रहना चाहिए। सफ़र में जो रुक जाएगा वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, और अगर हम रुक गए तो जाहिर है कि हम भंवर में फंस जाएंगे। तो ऊंचा नीचा रास्ता हो, उबड़ खाबड़ रास्ता हो, हमें चलते ही रहना चाहिए इस जिंदगी में आगे। बिल्कुल। और नदियाँ हर देश के विकास में कहते हैं कि वो सहायक होती हैं, फिर वो विकास आर्थिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, किसी भी तरह का क्यों ना हो। नदियों पर बांध बनाकर उनसे बिजली बनाने की भी हम काम करते हैं, और पर्यटन के लिए भी नदियों से बहुत सारे हमें रोजगार मिलते हैं, मनोरंजन के साधन मिलते हैं। बोटिंग, रिवर राफ्टिंग, ये ऐसी चीजें हैं, पर्यटन को भी ये बढ़ावा देते हैं। जी हाँ, देश में नदियों के योगदान और महत्व का अनुमान इसी से हम लगा सकते हैं कि वाराणसी आज विश्व के प्राचीनतम नगर और प्राचीनतम जीवित सभ्यता के रूप में जाना जाता है। गंगा तट पर बसा हुआ शहर है। इसके अलावा प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, नासिक, उज्जैन, गुवाहाटी, गया, पटना, कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, बहुत सारी जो है, हाँ, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, मैसूर, हुबली, ये सब नदियों के तट पर बसे हुए हैं। और हमारा देश तो ऐसा है जहाँ नदियों को सिर्फ एक जल का स्रोत नहीं कहते, बल्कि एक माँ के रूप में इनको पूजा जाता है, और नदियों का देश भी हमारे देश को कहते हैं। यहाँ नदियों में जो अन्य पवित्र नदियाँ, उनमें स्नान करने का प्रचलन भी है, और जो पवित्र नदियाँ हैं इस देश की, उनमें कुछ कहलाती हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कोसी, सरयू, शिप्रा, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। घाघरा, गंडक। तो बहुत सारे ऋषियों ने भारत की पवित्र नदियों के किनारे बैठकर ही ज्ञान प्राप्त किया, तपस्या की, और माना जाता है कि माना क्या जाता है, बल्कि हमारा तो प्रमाण है कि हमारे देश की संस्कृतियां भी हैं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। और नदी के जो इतने सारे गुण हैं, उनसे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। निरंतर प्रवाह इनका चलता रहता है, बलवान है, गुणवान है, ऊंची ऊंची तरंगे हैं, उनमें क्रियाशीलता है, क्रिया शक्ति उत्पन्न करने के लिए वो सक्षम है, प्रेरक शक्ति हैं, रूपवती, रसवती, स्पर्शवर्ती, कोमलंगी, मधुर रसदात्री, जीवंतता, शीतलता, शांति प्रदायक, कितने सारे गुण हैं नदियों के। जी हाँ, तो जाहिर है कि हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे नदी अपने गंतव्य स्थान तक, यानी अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटों के बाद भी बढ़ती रहती है, उसी प्रकार हमें रुकना नहीं चाहिए और लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहना चाहिए। और नदी की धारा में एक गति होती है, उसी तरह से हम में भी एक गति होती है, और वो जो गति है हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत हमारी मदद करती है, और यही हमारी आंतरिक प्रेरणा भी होती है। बस हमें समझना ये होगा कि हमारे भीतर की जो धारा है, यानी हमारी जो सोच है, उसके संस्कार कैसे हैं। और नदियाँ जैसे हमेशा अकेले नहीं बढ़ती, वो अकेले बढ़ती हैं बिना रुके, बिना थके, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं ना, तो अन्य नदियाँ वो भी उसके साथ होने लगती हैं, और वो अन्य नदियाँ भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम भी जब शुरू में बढ़ते हैं किसी काम के लिए, तो हो सकता है कि हम अकेले हों, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा। जी हाँ, कारवां बढ़ता जाएगा, और छोटी छोटी जो नदियाँ हों, सहायक नदियाँ हैं, उन्हें अपने साथ समाहित कर लेंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल,
नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अगर जिसका अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर जिसका अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, कांटे चुभो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। बिल्कुल सही कहा है ना बुआ कि नदियाँ कितने उदार हैं कि वो अपना जल नहीं लेती हैं, हमें ही देती हैं, फिर भी हम कितने स्वार्थी हैं कि उसे प्रदूषित कर देते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात कर रहे थे कि उनके जीवन के, उनके प्रवाह की, तो अंततः जाकर समुद्र में मिलती है नदी। नदी अपने उद्गम पर एक नन्ही बच्ची के समान चंचल, ससुराल के नजदीक पहुंचने पर गहन, गंभीर, शांत, दुल्हन की गति और रूप धारण कर लेती है। जाहिर है कि अपने इसी गहन और गंभीर रूप के कारण वो समुद्र को विचलित नहीं करती। नदियों को सिंधु पत्नी भी कहा गया है। और बुआ हमारे एक सुनने वाले लिखते हैं कि नदी एक प्राकृतिक उपहार है, नदियों से हमारा जीवन संभव है। नदियाँ प्रकृति की अनूठी देन है। नदियाँ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जल का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण संसाधन भी हैं, और पृथ्वी पर मानव जीवन संभव ही इन्हीं की वजह से हो सका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हम कहते माँ जरूर हैं, लेकिन हमें सोचना होगा कि माँ मानने का हमारा व्यवहार सिर्फ पूजा मात्र तक सीमित है ना। असल में व्यवहार तो हमें ठीक से करना चाहिए, माँ की तरह करना चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं, नदियों को कचरा और मल ढोने वाली मालगाड़ी आदि मान लिया है, और इस कारण नदी का जल प्रदूषित करते जा रहे हैं, और इस तरह से नदियाँ अपना संतुलन खो रही हैं। और जब ये संतुलन खोती हैं, कोई प्राकृतिक आपदा बनकर सामने आती है, तो बहुत सारी तकलीफें भी हमारे लिए खड़ी कर देती हैं। और जब पानी का अभाव होता है तो उस समय फसलों के लिए नदी का ही जल काम में आता है। प्रकृति से अगर छेड़छाड़ करेंगे या उनका संतुलन कभी बिगड़े और नदी जब रौद्र रूप धारण कर लेती है तो तबाही का कारण बन जाती है। और जब बाढ़ आती है इन नदियों में तो सिर्फ मनुष्य नहीं बुआ, पशु पक्षी ये भी प्रभावित होते हैं और अपना निवास स्थान भी वो खो देते हैं। पूरा जनजीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। और इसके संग संग वैसे अगर हम जब तक की जीवनदायी नदी की बात कर रहे हैं तो नदियां जब वैसे थोड़ी बहुत जो उनकी प्राकृतिक रूप से जो बाढ़ आती थी और जब वो जाती थी तो अपने पीछे बहुत उर्वरा शक्ति देके जाती थी।
उस मिट्टी को, उस खेत को बहुत उपजाऊ बना के जाती थी। लेकिन जब आप छेड़छाड़ करते हैं तो फिर वही जो उनकी जो बाढ़ होती है, जो हमारे लिए कहते हैं ना कि सहायक होती है, वो विनाशकारी हो जाती है, तकलीफ देह हो जाती है। तो हम विचार करें, आत्मचिंतन करें कि हम उसके लिए किस हद तक जिम्मेदार हैं और कैसे इसे रोक सकते हैं। बिल्कुल, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है। इसीलिए ये बात बिल्कुल सच है कि असंतुलन से नदियां बहुत सारा नुकसान कभी कभार दे देती हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि ये नदियां सबके लिए जीवनदायिनी हैं। हमें नदियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उन्हें बहुत अच्छे से संवारना होगा, उनको प्राथमिकता देनी होगी और नदियों का जो दोहन हो रहा है उसे बंद करना होगा। ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं। ओ कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे, माझी रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है। ओ माझी रे, पानियों में बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए। ओ रास्तों में मिल गए हैं कभी सहारे टूटे हुए। कोई सहारा मझधारे में मिले जो अपना सहारा है। ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। तो भाई अपना किनारा जो है वो नदिया की धारा है, हाँ? और धारा की तरह हमें अपने जीवन में गति बनाए रखनी है, क्योंकि जब पानी रुक जाता है या धारा रुक जाती है तो वो मैली हो जाती है और उसमें गंदगी, काई, ये चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो हमें भी एक धारा की तरह बहना है, कहीं रुकना तो नहीं है। रुकना भी नहीं है और एक बात और भी है कि समय की धारा को भी देखना है कि अगर वो कहीं और ले जा रही है तो उस दिशा में चलिए, आप उसके बहुत विरोध में न चलें तो अच्छा है। आपका इशारा मुझे समझ में आ रहा है कि समय की धारा इस समय यही इशारा कर रही है कि अभी हमें आगे बढ़ना है, यानी कि विदा लेनी है। बिल्कुल, क्योंकि कल फिर मिलना है और 2 जून को जन्मदिन मनाना है। बिल्कुल, और हमारी सखियां बड़ी उत्साहित हैं। सखियों के साथ जो अन्य श्रोता हैं वो भी उत्साहित हैं इस जन्मदिन के उत्सव में शामिल होने के लिए। बिल्कुल। तो फिलहाल हम लेते हैं विदा चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।